हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो कल हमने यानी कि पिछली वीडियो में तुम्हें क्या मालूम कि कल और आज क्या है। तो पोएट्री पेपर हम 2023-24 का सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 5 में हमने 1 का ए देख लिया है। दो ऑप्शन आते हैं ना, तो बेसिकली वर्स वाला एक पोर्शन हमने पढ़ लिया है, दूसरा पोर्शन यानी कि 1 का बी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की ये सीरीज में, क्वेश्चंस के सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। द सोल्यूशन इज बाय प्रखर त्रिपाठी। द इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011 YT यानी कि यूट्यूब स्टडी विद प्रखर, और टेलीग्राम चैनल है द लेट ओएसिस। और अगर चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो 9336903429, इस पे कांटेक्ट कर लेना 933, उसके बाद 6903 429 पे कांटेक्ट कर लेना, तो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि जो नोट्स 99 के थे तुम्हारे फिक्शन और ड्रामा के, 99 के अब वो 50 के हो गए हैं। 50 फॉर फिक्शन, 50 फॉर ड्रामा, बिकॉज ऑफ ईद उल फितर। ईद ईद मुबारक आप सभी को और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। तो इसके ऑफर में समझ लो 50-50 का कर दिया मैंने कि सबको थोड़ी आसानी हो जाए, यू कुड रीड इन अ बेटर वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन। तो हम ये वाला क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन है ये वाला। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है बीच वैसे तो, बाकी अभी मीनिंग्स में आगे डिस्कस करता हूँ। चलो अभी पढ़ देता हूँ पहली बार। बट केम द waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, comma. But came the tide and made my pains his prey. Vain man, said she, that dost in vain essay a mortal thing to immortalize. और उसके बाद for I sleeve shall, if you know you know, to this decay. IKYE का मतलब होता है if you know you know, you know that you know, इसका मतलब ये होता है and eke my name be wiped out likewise। ठीक है, ये तुम्हारा वर्स है जिसका तुम्हें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डील किया, वही सेम क्वेश्चन है, रिटर्न फॉर्म में है। मान लो तुमको पिछले में पढ़ने में दिक्कत हुई हो तो यहाँ से पढ़ लेना। अभी से मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन साफ साफ दिखे। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, इसको अब हम डील करने जा रहे हैं। ये मैंने ये समझा दिया, रीड कर दिया है। अब स्टेप्स फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आयर रिचर्ड्स देख लो। तो स्टेप्स में एक चीज याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती की, एक बहुत छोटी गलती की है। वो ये है कि मैंने बोला है कि टाइटल ऑप्शनल रखना, अगर आ गया तो बता देना, नहीं आया तो मत बताना। लेकिन एक बात याद रखना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में टाइटल बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसीलिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्योंकि तुम्हें टाइटल और ऑथर के बारे में नहीं मालूम है। आई रिपीट, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसी वजह से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्योंकि तुम्हें टाइटल और ऑथर के बारे में नहीं मालूम है। तुम केवल टेक्स्ट को देखोगे और टेक्स्ट के बारे में जानकारी दोगे। तो सबसे पहले लिटरल मीनिंग बतानी है, यानी कि उस कविता को या उस काले अक्षर को पढ़ के तुम्हें समझ में क्या है। फिर इमेजरी बतानी है। इमेजरी 5 तरह की होती है। तुम्हारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उतनी ही इमेजरी होती है। 5 जो बेसिक सेंस ऑर्गन है, फंडामेंटल सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, स्किन, ठीक है। इन सारी चीजों की इमेजरी बतानी है। सिंबल्स बताना है कि कुछ मेटाफर कहीं है, कुछ सेंसरी डिटेल तो नहीं है। टोन एंड एटमॉस्फेयर बताना है कि टोन कैसी है, रो रहा है, गा रहा है, खुश है, उदास है, ठीक है, एक्साइटेड है, ग्रीव्ड है, डिजेक्टेड है। टोन बताओ, टोन में एटमॉस्फेयर यानी कि आसपास का माहौल कैसा रखा है। डिक्शन एंड स्टाइल बताओ कि किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, यानी कि शब्दों का चयन कैसा है। शब्दों का चयन यानी ऐसे समझो कि कोलोक्विलिज्म है। कोलोक्विलिज्म यानी बोलचाल की भाषा है। और शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे अभी तुम्हारी इफ यू नो में IKYE ऐसे करके यूज कर दिया था। तो इस तरह की टोन अगर यूज कर रहा है तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा है तो कोलोक्विलिज्म है। स्टाइल बताओ कि किस तरह का लिटरेरी जॉनर का इस्तेमाल हुआ है, कि बेसिकली जो अभी मैंने पढ़ा था वो स्पेंसरियन स्टैंजा था, जिसका राइम स्कीम होता है AB AB BC BC। ये जो राइम है अभी हम देखेंगे। खैर, थीम्स बताओ, किन थीम्स पे बात हो रही है, आइडिया क्या है, किस आइडिया किस तरफ इशारा हो रहा है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी कि वही स्पेंसरियन स्टैंजा है, राइम स्कीम क्या है। इन सारी चीजों पे बात करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बखूबी बेहतरीन बन जाता है। फिर आंसर बाय प्रखर त्रिपाठी में देखो स्टेप नंबर 1 जिसके जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज लिटरल मीनिंग। की लिटरल मीनिंग क्या थी, कि पढ़ने में क्या समझ में आ रहा है। द स्पीकर राइट्स हिज बिलव्ड नेम ऑन द सैंड बट वेव्स रिपीटेडली वॉश इट अवे। यानी कि जो हमारे स्पीकर हैं, जो पोएटिक पर्सोना है, तुम्हें तो पता नहीं ऑथर या पोएट कौन है, तो तुम लिखोगे पोएटिक पर्सोना। जो तुम्हारे पोएटिक पर्सोना है वो नाम लिखते हैं और नाम लिख के मिटा देते हैं, मिट जाता है वो। मान लो तुम बीच में गए और तुम अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम लिखते हो, बिलवेड का नाम लिखते हो, और वेव्स आती हैं और उसको मिटा देती हैं। यानी कि तुम प्रिजर्व करना चाहते थे अपने प्रेमी या प्रेमिका को, यानी अपने बिलवेड को तुम अमर करना चाहते थे, लेकिन वेव्स ये दिखाती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स नेचर इरेजर्स हिज राइटिंग सिंबलाइजिंग द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एक्शंस। यानी कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, हमारी जो भी लाइफ है वो ट्रांसिएंट है, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी, कुछ समय के बाद गायब।
He, his beloved rebukes his attempt to immortalize her name, reminding him of inevitability of mortality। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो उसके बिलवेड है, यानी कि जो भी आदमी है, पोएटिक पर्सोना जो अपनी प्रेमिका का नाम लिख रहा है, वो उसको अमर करना चाहता है और अमर करके अपने साथ हमेशा रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे समझो, हमेशा वो रख नहीं सकता, क्योंकि यही मोर्टेलिटी है, यानी कि एक समय के बाद इंसान की मृत्यु हो जानी है, इंतकाल हो ही जाना है। However, the speaker desires to eternalize her name and their love through his poetry। यानी कि अब जब इन सारी चीजों से काम नहीं चला, तो हमारे पोएटिक पर्सोना ने कविता का सहारा लिया इन सारी बातों को समझाने के लिए। इमेजरी एंड सिंबोलिज्म की बात करें, द स्ट्रैंड, यानी कि स्ट्रैंड का मतलब था यहाँ पे बीच, symbolizes the fleeting and impermanent nature of human life। यानी कि बीच पे जो घटना हो रही है, नाम लिखा जा रहा है, नाम मिट जा रहा है, ये दर्शाता है कि लाइफ कैसे इम्परमानेंट है, कभी भी कोई भी आदमी जा सकता है। वीव्स एंड टाइड मतलब रिप्रेजेंट द relentless passage of time and forces of nature that erase human efforts। यानी टाइड और ये वेव जो है वो नेचर की ताकत को दिखाते हैं कि इतनी मुकम्मल हुकूमत है नेचर कि जब चाहे तुम्हारा नामो निशान मिटा सकती है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। राइटिंग इन द सैंड इज अ मेटाफर, ये एक मेटाफर है फॉर ट्राइंग टू प्रिजर्व समथिंग टेम्पररी सच एज मेमोरीज और लव। यानी कि ये जो पोएटिक पर्सोना है वो ये सारी जो चीजें लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेमोरी प्रिजर्व कर रहे हैं और अपने लव को प्रिजर्व करना चाहते हैं, यानी बचाना चाहते हैं। टोन एंड इमोशन देखो, द टोन शिफ्ट्स फ्रॉम होपफुल डिटर्मिनेशन टू resigned acceptance and finally to a sense of artistic triumph। इसका मतलब ये समझो कि आखिरी में आर्टिस्ट की जीत हो गई। समझो कैसे, तो शुरू में पोएटिक पर्सोना ने कोशिश की कि वो नाम लिख दे और नाम अमर हो जाए। जब उसने देखा कि नहीं हो रहा है, अच्छा छोड़ो, हटाओ इस काम को, अब मैं पोइट्री में अपनी बिलोवेड का नाम लिख देता हूँ और वो अमर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि शुरू में ही वाज होपफुल कि वो नेचर में अपनी बिलोवेड का नाम अमर कर देगा, लेकिन सर्टेनली ही रियलाइज्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, उसको एहसास हुआ कि कर पाएगा। इस कविता ही लिख दी अपने बिलोवेड पे, उसने कविता लिख दी। द लवर्स इनिशियल फ्रस्ट्रेशन इवॉल्व्स इनटू फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ पोएट्री। यानी कि वो जो लवर था, फ्रस्ट्रेशन ये था कि वो नाम लिखता था, बार-बार मिट जाता था। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सब छोटी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बिलोवेड को अमर बना सकता हूँ, और कैसे अमर बना सकता हूँ? कविता की ताकत से अमर बना सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज एंड स्टाइल, यही सबसे टफ पड़ेगा तुमको। तो पोम में आयम्बिक पेंटामीटर है, अब तुमको मीटर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद राइम स्कीम जो है, मेरे मुँह से स्क्रीम निकल रहा है। राइम स्कीम जो है वो ए बी बी सी है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सवाल पे। अब यहाँ पे मैं पेन ऑन कर लेता हूँ, लेट मी चूज अ पेन, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि कैसे क्या खेल हो रहा है। स्ट्रैंड को ए मान लो, हमें राइम स्कीम से मतलब है। अवे को बी मान लो, फिर हैंड, स्ट्रैंड हैंड ए हो गया दोबारा, फिर अवे प्रे वाई वाई बी हो गया, फिर ऐसे फिर से वाई आ रहा है, ध्यान से देखना, प्रे से, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इमोर्टलाइज बिल्कुल नया आ गया तो उसको सी कर दो, फिर डी के यानी कि बी वाला काम हो रहा है, फिर लाइक वाइज आ गया यानी कि फिर से सी वाला काम हो रहा है। तो ये तुम्हारा राइम स्कीम बन गया, ए बी बी सी। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा दोबारा वीडियो में पीछे चले जाना, पीछे जाके दोबारा से सुनना और समझ लेना, ठीक है? मूविंग ऑन टू द फर्दर स्लाइड्स। रुक जाना जस्ट अ सेकेंड। खो गई क्या? नहीं नहीं, है, डरो नहीं, मिल गया। तो ये जो ए बी बी सी जो है राइम स्कीम, ये स्पेंसिलियन सोनेट का राइम स्कीम होता है। अच्छा, अभी हाल ही में सीवीटी दिया होगा कई लोगों ने, तो उन्हें मालूम होगा कि व्हाट इज स्पेंसिलियन सोनेट। स्पेंसर नाम का एक आदमी था जो कि सोनेट लिखता था, तो उनकी सोनेट ए बी बी सी ए बी सी के पैटर्न को फॉलो करती थी राइम स्कीम में। अलिटरेशन का इस्तेमाल हो रहा है वीव्स एंड वॉश्ड में, डब्ल्यू मेड माई पेन्स स्प्रे, यानी कि पी आ रहा है, तो अलिटरेशन है, क्रिएट्स अ म्यूजिकल फ्लो। पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, द वीव्स एंड टाइड्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबलाइजिंग टाइम्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स। वेव सिंबलाइज करती है टाइम की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को, कि कैसे कैसे नेचर और टाइम जो है वो किसी भी चीज को मिटाने की ताकत रखता है। हुकूमत जो है वो दुरुस्त हुकूमत है नेचर की, यानी कि प्रकृति की जो हुकूमत है, ताकत है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी भी चीज को इरेज कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट है द स्पीकर्स परसिस्टेंस इन राइटिंग वर्सेस द इनएविटेबल इरेज्योर ऑफ नेचर। यानी कि अब देखो दिक्कत क्या आ रही है कि स्पीकर की लड़ाई है नेचर की पावर से।
नेचर की पावर क्या है कि वो किसी भी चीज को मिटा देगा, लेकिन स्पीकर क्या चाहते हैं, उनका जो बिलवड है उसका नाम अमर हो जाए। तो जब वो हार गए बीच पे लिख लिख के नाम, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ही विल राइट अ पोएट्री फॉर हिज बिलवड। फिलोसॉफिकल एंड थीमेटिक इंटरप्रिटेशन देखो, जो सेंट्रल थीम है वो रिवॉल्व करती है इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी यहाँ पे बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकता है। इंटरन इंटरनलाइजिंग पावर ऑफ आर्ट, यानी इंटरनलाइजिंग पावर ऑफ आर्ट, यानी कि जो आर्ट है वही केवल इमॉर्टल रहेगी। तुमने कोई कविता लिख दी, मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया, यही रहेगा, क्या पता मैं ही चला जाऊं कुछ दिनों बाद। द लवर्स बिलीव्स द लवर बिलीव्स दैट पोएट्री विल ग्रांट देयर लव इमॉर्टैलिटी। और ये जो पोएटिक पर्सोना उसको बिलीव है कि पोएट्री उनको इमॉर्टैलिटी प्रदान करेगी, उनके लवर का नाम अमर कर देगी, डिफीइंग द लिमिटेशंस ऑफ मोर्टैलिटी। ठीक है। और एक आदमी जो कि मर जाता है कुछ समय के बाद, इंतकाल हो जाता है उसका कुछ समय के बाद, ऐसा ना हो करके वो जो बिलवड है वो पोएट्री पे अमर हो जाएगा। द बिलवड हाउएवर रिप्रेजेंट्स अ मोर ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव, एक्सेप्टिंग डेथ एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अब वो जो बिलवड है, बिलवड के थ्रू हमारे जो पोएटिक पर्सोना है वो ये दिखाना चाहते हैं कि डेथ तो हो ही जाएगी, यानी कि वो जब नाम लिखते हैं अपने बिलवड का और वो जो नाम मिटा दिया जाता है बार बार, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी सेंस में कहीं ना कहीं डेथ होनी ही है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और इसका एक टेम्पररी सोल्यूशन ये निकाला उन्होंने कि वो क्या करेंगे, उन्होंने पोएट्री लिख दी कि अब चलो ठीक है, असली में तो मैं तुम्हें बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकता हूँ, लेकिन पोएट्री के थ्रू रख सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर, द टेलीग्राम ग्रुप इज लिटोइसिस, और कॉन्टैक्ट नंबर है 933, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए बेहतर तरीके से, 9336903429, इस पर टेक्स्ट कर देना। अब पोएट्री के नोट्स 50 रुपीज़ के हो गए हैं, और जो तुम्हारा ड्रामा है, यानी कि जो ड्रामा वाला पेपर है उसके भी नोट्स 50 के हो गए हैं। और दिस ऑफर टाइम पीरियड इज लिमिटेड, बेसिकली नवरात्र और ईद की वजह से मैंने ये ऑफर लाया है ताकि सारे बच्चों को आसानी हो जाए फॉर स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक, लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, and keep practicing, keep reading, keep studying hard, your exams are nearby.